तो आज का हमारा मिशन है नॉर्दर्न रेलवे बैच 03 के CLI एग्जाम क्वेश्चन पेपर का बारीकी से विश्लेषण करना, जो 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी जी। और हमारे पास इसका पार्ट 1 है, जिसे राजू कुमार जी द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया है। हाँ। कुल चलिए इसे खोल कर देखते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले सुनने वालों को मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि इस शानदार सामग्री के लिए YouTube पर लोको स्टडी बाय राजू कुमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। हाँ, वहाँ ऐसी बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारी है। तो चलिए सेगमेंट 1 से शुरू करते हैं, जो लोकोमोटिव के इंजन से जुड़ा है। पहला प्रश्न यानी Q1 बहुत ही तकनीकी है। पूछा गया है कि सिलिकॉन रेक्टिफायर, जिसे RSI कहते हैं, उसे ठंडा करने के लिए कौन सा सहायक मोटर जिम्मेदार है? इसके विकल्प क्या क्या हैं? इसके विकल्प है A MVMT, B MVSI, C MVSL और D MPH। मुझे तो ये सारे नाम एक जैसे लग रहे हैं। यही तो रेलवे का मजा है। देखिए, रेलवे में M और V का मतलब आमतौर पर मोटर और वेंटिलेटर होता है। अच्छा। हाँ, तो अगर हम विकल्पों को देखें तो A जो है MVMT, वो ट्रैक्शन मोटर यानी TM को हवा देता है, और C जो है MVSL, वो स्मूथिंग रिएक्टर यानी SL को ठंडा करता है। D वाला जो MPH है, वो ट्रांसफार्मर ऑयल को सर्कुलेट करता है। तो बच्चा विकल्प B। बिल्कुल, विकल्प B यानी MVSI, जिसका पूरा नाम ही है मोटा वेंटिलेटर फॉर सिलिकॉन रेक्टिफायर, यही सही उत्तर है। अरे वाह, नाम में ही जवाब छिपा था। हाँ, और अगर ये MVSI काम ना करे ना, तो इंजन गर्मी से कुछ ही मिनटों में ट्रिप कर जाएगा। बाप रे। चलिए प्रश्न 2 Q2 पर आते हैं। पारंपरिक लोकोमोटिव में शंटिंग या जिसे वीक फील्ड कहते हैं, उसका उपयोग किस लिए होता है? विकल्प कहिए जरा। विकल्प है A यार्ड में धीरे चलाना, B अंतिम नॉच के बाद गति बढ़ाना, C बिजली बचाना या D मोटर ठंडा करना। शंटिंग का मतलब तो यार्ड में धीरे धीरे चलना होता है ना? यही सबसे आम गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, आम बोलचाल में शंटिंग का मतलब डिब्बे जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात हो रही है। सही उत्तर B है, अंतिम नॉच के बाद लोको की गति बढ़ाना। वो कैसे? होता क्या है कि जब ट्रेन फुल स्पीड में होती है और सारे नॉच ले लिए जाते हैं, तो मोटर एक बैक EMF पैदा करती है, जो स्पीड को और बढ़ने नहीं देती। तो इस स्थिति में मोटर की मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर दिया जाता है, जिससे मोटर और तेज घूमने लगती है। समझ गए। मतलब ये तो कार को हाईवे पर ओवरड्राइव गियर में डालने जैसा हो गया, जहाँ टॉप गियर के बाद भी एक्स्ट्रा स्पीड चाहिए होती है। एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। शुक्रिया। चलिए प्रश्न 3 Q3 देखते हैं। ये OHE यानी ऊपर जो तार होते हैं, उनकी स्टैगरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। विकल्प है A तार टूटने से बचाना, B पेंटोग्राफ के कार्बन स्ट्रिप्स का समान घिसाव, C हवा का दबाव कम करना और D तांबे की लागत बचाना। तार सीधे क्यों नहीं होते, जिगजैग क्यों भागते हैं? क्योंकि अगर तार बिल्कुल सीधा होगा ना, तो वो एक आरी की तरह काम करेगा। आरी की तरह? हाँ, इसका सही उत्तर B है। लोकोमोटिव के ऊपर जो पेंटोग्राफ होता है, उसमें कार्बन की पट्टी होती है, जो तार से रगड़ खाती है। अगर तार सीधा हुआ, तो वो पट्टी को बीचों बीच से काट देगा। ओह, तो इसलिए इसे टेढ़े मेढ़ा रखते हैं। बिल्कुल, इसे स्टैगर किया जाता है। स्ट्रेट लाइन पर इसे बीच से ±200 मिलीमीटर रखा जाता है, और घुमावदार पटरियों पर? कर्व पर ये ±300 मिलीमीटर तक जाता है, ताकि कार्बन पट्टी पूरी चौड़ाई में बराबर घिसे। क्या बात है, छोटी सी ज्यामिति कितनी बड़ी समस्या सुलझा देती है। अब Q4 पर आते हैं। यदि डीजल इंजन क्रैंक कर रहा है पर स्टार्ट होते समय फायर नहीं कर रहा, तो क्या कारण होगा? हाँ, विकल्प क्या दिए हैं राजू जी ने? A FPM खराब, B फ्यूल बूस्टर पंप खराब, C लव जॉय कपलिंग खराब या D उपरोक्त सभी। क्रैंक करने का मतलब तो इंजन का घूमना हुआ ना? हाँ, बैटरी उसे घुमा रही है, लेकिन सही उत्तर D है, उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं? बिल्कुल, किसी भी इंजन को स्टार्ट होने के लिए फ्यूल तो चाहिए ही। FPM, फ्यूल बूस्टर पंप और लव जॉय कपलिंग, ये तीनों ही फ्यूल सप्लाई सिस्टम का हिस्सा है। इनमें से एक भी फेल हुआ तो इंजन फायर नहीं करेगा। समझ गई। अब सेगमेंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। इंजन की ताकत से निकलकर उसे रोकने की तकनीक पर। ब्रेकिंग सिस्टम। हाँ, Q5 है कि वैगन में वो कौन सा घटक है जो ब्रेक को लागू होने देता है, भले ही BP प्रेशर यानी ब्रेक पाइप प्रेशर धीरे धीरे गिर रहा हो। विकल्प है A ऑक्सिलरी रिजर्वर, B डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का सेंसिटिविटी फीचर, C डर्ट कलेक्टर या D कट ऑफ एंगल कॉक। इसका सही उत्तर B है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का सेंसिटिविटी फीचर। ये कैसे काम करता है?
देखिए, ब्रेक तब लगते हैं जब लोको पायलट जानबूझकर बीपी का प्रेशर कम करता है। हाँ? लेकिन मान लीजिए कहीं छोटा सा लीकेज है और प्रेशर बहुत धीरे धीरे गिर रहा जी। है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व उसे इग्नोर कर दे तो सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा और ब्रेक फेल हो जाएंगे। बाप रे, वो तो खतरनाक होगा। इसीलिए ये सेंसिटिविटी फीचर होता है जो भांप लेता है कि प्रेशर गिर रहा है और तुरंत ब्रेक लगा देता है। बहुत ही स्मार्ट। इसी से जुड़ा है Q6, मालगाड़ी में एम्प्टी लोड डिवाइस का उपयोग। विकल्प है ए, बीपी प्रेशर बदलना, बी, वैगन के वजन के अनुसार ब्रेक सिलेंडर प्रेशर समायोजित करना, सी, माल का वजन रिकॉर्ड करना, या डी, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को अलग करना। इसका उत्तर बी है, वैगन के वजन के हिसाब से प्रेशर को एडजस्ट करना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर वैगन खाली है तो भी ब्रेक की ताकत तो पूरी होनी चाहिए ना? खाली में ब्रेक पावर कम क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा करने से बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये फ्रिक्शन का सीधा सा नियम है। भरे हुए वैगन का वजन 100 टन है तो उसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। लेकिन अगर वैगन खाली है, मान लीजिए 25 टन का है, हाँ। और आपने उसमें भी 100 टन वाली ब्रेक फोर्स लगा दी, तो पहिए स्किड करने लगेंगे। वो घूमेंगे नहीं, बस पटरियों पर फिसलेंगे। ओ, और पहिए चपटे हो जाएंगे। बिल्कुल, और डीरेलमेंट का खतरा बन जाएगा। अब समझी। चलिए Q7 देखते हैं मेंटेनेंस के बारे में। LHB कोच का POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग अंतराल क्या है? A 18, B 24, C 36 या D 72 महीने? सही उत्तर सी है, 36 महीने। मतलब हर 3 साल में। हाँ, जो आधुनिक LHB कोच होते हैं ना, उन्हें हर 3 साल में वर्कशॉप भेजा जाता है जहाँ उनके एक एक पुर्जे को खोलकर चेक करते हैं। सही है। अब Q8 जो वैगन बोगी CSNUB से जुड़ा है, इसमें साइड बैरर्स का उपयोग क्या है? ए, पूरा वर्टिकल लोड वहन करना, बी, उच्च गति पर बोगी के दोलन या हंटिंग को नियंत्रित करना, सी, ब्रेक रिगिंग जोड़ना, या डी, सेंटर पिवट लुब्रिकेट करना। इसका उत्तर बी है, हंटिंग को कंट्रोल करना। ओह, ये हंटिंग क्या होता है? वो जो ट्रेन तेज स्पीड में दाएं बाएं हिलती है। बिल्कुल वही। तेज गति पर पहिए और बोगी दाएं बाएं हिलने लगते हैं, जैसे सांप रेंग रहा हो। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ट्रेन बेकाबू हो सकती है, इसलिए साइड बैरर्स घर्षण पैदा करके इस हिलने की गति को सोख लेते हैं। क्या बात है। चलिए अब मैकेनिकल दुनिया से निकलकर रेलवे के डिजिटल दिमाग की तरफ चलते हैं। सेगमेंट 3। हाँ, सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग। Q9 है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, यानी EI में सिग्नल क्लियरेंस की लॉजिक किससे कंट्रोल होती है? A, मैकेनिकल लीवर, B, केबल रिले, C, माइक्रो प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर लॉजिक, या D, मैनुअल हैंड सिग्नल? इसका उत्तर तो इसके नाम में ही है, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, सही उत्तर C है, माइक्रो प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर लॉजिक। अब लीवर वाला जमाना तो रहा नहीं। अब सब कंप्यूटर चिप्स और सेफ कोडिंग पर चलता है। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो सॉफ्टवेयर सारे सिग्नल लाल कर देता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। बहुत बढ़िया। Q10 भी कंप्यूटर से है। कंप्यूटर में रैम का उपयोग क्या है? A, स्थायी डेटा, B, उपयोग में चल रहे डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी स्टोर करना, C, इनपुट कंट्रोल, या D, चित्र दिखाना? ये तो बुनियादी सवाल है, उत्तर बी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, जब ट्रेन यार्ड में आ रही होती है तो उसे किस लाइन पे लेना है, कौन सा सिग्नल देना है, ये सारा रियल टाइम कैलकुलेशन रेलवे के सिस्टम में रैम के अंदर ही होता है। और इन सब घटनाओं का रिकॉर्ड भी तो रखा जाता होगा ना? जो हमारा Q111 है, सिग्नलिंग में डेटा लॉगर्स का उपयोग। विकल्प है ए, लोको पायलट के नाम स्टोर करना, बी, इवेंट एनालिसिस के लिए सिग्नल, पॉइंट और रिले की स्थिति रिकॉर्ड करना, सी, ईंधन स्तर मापना, या डी, GPS? इसका सही उत्तर बी है। मैं सोच रही थी ये तो एक तरह से हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स जैसा हो गया। एकदम सही पकड़ा आपने। डेटा लॉगर रेलवे का ब्लैक बॉक्स ही है। स्टेशन मास्टर ने कौन सा बटन कब दबाया, सिग्नल कब लाल से हरा हुआ, ये सब मिली सेकेंड्स में रिकॉर्ड होता है। तो अगर कोई दुर्घटना हो तो कोई झूठ नहीं बोल सकता? बिल्कुल नहीं, डेटा लॉगर सब उगल देता है। अब आते हैं सेगमेंट 4 पर। पटरियों पर संरक्षा और नियम। तकनीक तो ठीक है, लेकिन नियम सख्त होने चाहिए। हाँ, बिना नियमों के सिस्टम चल ही नहीं सकता। Q12 जब ट्रेन को पीछे से धकेला जाता है, यानी पुशिंग ट्रेन, तो गार्ड को कहाँ होना चाहिए? A, लोको कैब, B, ट्रेन के बीच, C, अग्रिम वाहन जिसमें ब्रेक वाल्व और सीटी हो, या D, स्टेशन पर? ये कॉमन सेंस और सेफ्टी का बेहतरीन उदाहरण है। सही उत्तर C है, अग्रिम वाहन में हो। क्योंकि इंजन तो सबसे पीछे है। हाँ, और लोको पायलट को आगे का कुछ नहीं दिख रहा, तो गार्ड सबसे आगे वाले डिब्बे में खड़ा होता है। मतलब वो ट्रेन की आंख बन जाता है। बिल्कुल, अगर रास्ते में कोई बाधा दिखे तो वो वहीं से सीटी बजा सकता है या इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है। Q13 पटरियों के बारे में है। आधुनिक हाई स्पीड ट्रैक में कौन से स्लीपर उपयोग होते हैं?
ए CST9, बी लकड़ी, सी PSC या प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, डी स्टील। उत्तर सी है PSC स्लीपर। कंक्रीट वाले। पुराने जमाने में तो लकड़ी के होते थे। हाँ, लेकिन हाई स्पीड ट्रेनों का वजन और वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। कंक्रीट के स्लीपर भारी होते हैं तो पटरी अपनी जगह से हिलती नहीं है। समझ गई। और Q14 में चेक रेल का उपयोग पूछा गया है। विकल्प है ए गति जांचना, बी पहिए को रेल पर चढ़ने से रोकना, सी ट्रेन रोकना या डी गेज मापना। मैंने देखा है मोड़ों पर पटरियों के अंदर एक और छोटी पटरी लगी होती है। हाँ, उसी को चेक रेल कहते हैं। और सही उत्तर बी है। पहिए को रेल पर चढ़ने से रोकना। पर वो चढ़ता क्यों है? क्योंकि जब ट्रेन तीखे मोड़ से गुजरती है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर की तरफ धकेलता है। अच्छा, जिससे पहिए का किनारा पटरी पर चढ़कर डीरेल हो सकता है। तो वो छोटी वाली चेक रेल पहिए को पकड़ के रखती है। कमाल की इंजीनियरिंग है। अब Q15, गंभीर दुर्घटना होने पर वैधानिक जांच का अधिकृत अधिकारी कौन होता है? ए GM, बी CRS, सी COM या डी DRM। GM या DRM तो रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो वो जांच क्यों नहीं करते? यहाँ प्रशासन की पारदर्शिता की बात आती है। बिल्कुल। सही उत्तर बी है CRS, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। अच्छा, अगर रेलवे के ही अधिकारी जांच करेंगे तो हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। हाँ, वो अपनी गलतियां छुपा सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए CRS रेलवे मंत्रालय से अलग होता है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। Q16 देखते हैं। उचित अनुमति के बिना ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करना क्या कहलाता है? ए टक्कर, बी डिरेलमेंट, सी ब्लॉक नियमों का उल्लंघन या डी असामान्य घटना। इसका उत्तर सी है ब्लॉक नियमों का उल्लंघन या ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स। मतलब अगर ट्रेन की टक्कर नहीं भी हुई तो भी ये अपराध है। बहुत बड़ा अपराध है। एक ब्लॉक सेक्शन में एक बार में एक ही ट्रेन हो सकती है। अगर बिना परमिशन की ट्रेन घुसी तो ये सुरक्षा की बहुत भारी चूक है। स्रोत में राजू कुमार जी का जो 17वां प्रश्न है वो एक बहुत ही गंभीर स्थिति का जिक्र करता है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। आउट स्टेशन पर दुर्घटना होने और मुख्य लाइन बंद होने पर जहां ART और MRV की आवश्यकता हो, कौन सा सायरन कोड बजता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, और इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं। ऑप्शन ए 2 लंबा, ऑप्शन बी 3 लंबा 1 छोटा, ऑप्शन सी 4 लंबा 1 छोटा और ऑप्शन डी 5 लंबा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 4 लंबा और 1 छोटा सायरन। 4 लंबा और 1 छोटा। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा कि आज के डिजिटल युग में भी हम ध्वनि तरंगों पर मतलब सायरन पर इतना निर्भर हैं। फोन या रेडियो से काम क्यों नहीं चलाते? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ध्वनि सबसे तेज और सबसे अचूक चेतावनी प्रणाली है। फोन कॉल्स मिस हो सकते हैं, नेटवर्क फेल हो सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब कोई मुख्य लाइन ब्लॉक होती है तो इसका मतलब है कि पूरा रेलवे नेटवर्क उस हिस्से में ठप हो गया है। ऐसे समय में ART यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और MRV यानी मेडिकल रिलीफ वैन को तुरंत निकलना होता है। तो ये सायरन सिर्फ एक अलार्म नहीं है? बिल्कुल नहीं। 4 लंबे और 1 छोटे सायरन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ बुरा हुआ है। ये एक बहुत ही सटीक निर्देश है। ये पूरे यार्ड में गूंजता है और रिलीफ ट्रेन के कर्मचारियों और डॉक्टरों को बताता है कि तुरंत अपनी विशेष ट्रेनों को लेकर निकलना है। अरे वाह, ये तो मोर्स कोड के रेलवे वर्जन जैसा है। बाहर वाले को लगेगा बस हॉर्न बज रहा है, लेकिन अंदर वालों के लिए ये पूरी एक भाषा है। एकदम सही एनालॉजी है। खैर, अब सेगमेंट 5 पर आते हैं, रेलवे का प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, Q18 केवल अनुमोदित सप्लायर्स से आमंत्रित टेंडर को क्या कहते हैं? ए ओपन, बी लिमिटेड, सी सिंगल, डी ग्लोबल। ये बी है लिमिटेड टेंडर। सुरक्षा से जुड़े पुर्जे हर किसी से नहीं खरीदे जा सकते। तो जो भरोसेमंद कंपनियां हैं बस उन्हें बुलाते हैं। बिल्कुल। Q19 जोनल स्तर पर मटेरियल मैनेजमेंट का प्रमुख कौन होता है? ए PCM, बी PCEE, सी PFA या डी DRM। सही उत्तर ए है PCM, यानी प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। लाखों पुर्जों की सप्लाई कभी ना रुके, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। अब HR से जुड़े नियम। Q20 है पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव, जो 15 दिन की होती है, उसे कब तक लेना आवश्यक है? ए 1 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष या डी 2 वर्ष। उत्तर बी है 6 माह। मतलब बच्चे के जन्म के शुरुआती 6 महीने के अंदर। हाँ, क्योंकि वही समय परिवार के लिए सबसे अहम होता है। उसके बाद ये छुट्टियां लैप्स हो जाती हैं। सही नियम है। Q21 अनुशासन से जुड़ा है। हिरासत में रहने पर डीम्ड सस्पेंशन की समय सीमा क्या है? ए 12, बी 24, सी 48 या डी 72 घंटे। उत्तर सी है 48 घंटे।
अगर कोई कर्मचारी 48 घंटे पुलिस हिरासत में रहे, तो उसे कागजों पर अपने आप सस्पेंड मान लिया जाता है। वाह, ये तो बहुत सख्त नियम है। गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। हाँ, ये भी है। Q22 सेवा के दौरान अधिकतम लीव इनकैशमेंट कितना हो सकता है? A 30, B 60, C 90, D 120 दिन। सही उत्तर बी है 60 दिन। मतलब 60 से ज्यादा छुट्टियां कैश नहीं करा सकते? नहीं, रेलवे चाहता है कि कर्मचारी सिर्फ पैसे के लिए छुट्टियां ना बचाएं, बल्कि आराम भी करें ताकि ड्यूटी के समय तरोताजा रहें। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी सेगमेंट पर चलते हैं। सेगमेंट 6 यार्ड संचालन। Q23 सिंगल लाइन पर शंटिंग लिमिट बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? A पीछे आने वाली ट्रेन की दिशा में, B आने वाली ट्रेन की दिशा में, C चलती हुई ट्रेन या D सामग्री ट्रेन। उत्तर बी है आने वाली ट्रेन की दिशा में। मतलब जिधर से ट्रेन आ रही है उधर बोर्ड लगा देते हैं। हाँ, चेतावनी के लिए कि इसके अंदर शंटिंग चल रही हो सकती है, तो सतर्क रहें। समझ गई। Q24 है गुड्स टर्मिनल यार्ड में प्रवेश करते समय मालगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? A 10, B 15, C 8 या D 30 kmph। उत्तर बी है 15 kmph। सिर्फ 15? इतनी कम क्यों? क्योंकि हजारों टन की मालगाड़ी का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। यार्ड में कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। 15 की स्पीड पर ट्रेन को बहुत कम दूरी में रोका जा सकता है। सेफ्टी फर्स्ट। अब इस पार्ट का आखिरी प्रश्न। Q25 स्लिप साइडिंग का उद्देश्य किसकी सुरक्षा करना है? A ब्लॉक सेक्शन, B स्टेशन सेक्शन, C दोनों, D कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए है ब्लॉक सेक्शन। ये स्लिप साइडिंग होता क्या है? ये ग्रेविटी से लड़ने का एक तरीका है। मान लीजिए स्टेशन ढलान पर है और उसके आगे का सेक्शन नीचे की तरफ है। अगर स्टेशन पर खड़ी किसी ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाएं, तो वो लुढ़क कर आगे जा सकती है और सामने वाली ट्रेन से टकरा सकती है। बिल्कुल। तो स्टेशन के छोर पर एक अलग पटरी बिछा देते हैं जो रेत के ढेर में जाकर खत्म होती है। लुढ़कती हुई ट्रेन मेन लाइन की जगह उस रेत में जाकर फंस जाती है। अरे वाह! और अगर ढलान स्टेशन की तरफ हो तो उसे कैच साइडिंग कहते हैं, जो स्टेशन सेक्शन को बचाती है। क्या बात है। 26 में एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्थिति दी गई है। सवाल है, जब किसी ट्रेन के पीछे एक सहायक इंजन यानी जिसे हम असिस्टिंग इंजन कहते हैं वो लगाया जाता है, तो उस सहायक इंजन के पीछे क्या लगाया जाना चाहिए? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। और इसके विकल्प देखिए। ऑप्शन ए है टेल लैंप या टेल बोर्ड, बी है प्रकाशित लैंप या ए बोर्ड, सी है मार्कर लाइट्स या क्लासिफिकेशन लाइट्स, और डी है वीएल बोर्ड या सफेद लाइट। तो देखिए, इन विकल्पों में से सही उत्तर है विकल्प ए यानी टेल लैंप या टेल बोर्ड। अच्छा, तो मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भी गाड़ी में पीछे लाल बत्ती होती है ताकि पता चले कि ट्रेन का आखिरी हिस्सा कहाँ है। हाँ, दिखने में वैसा ही है, पर रेलवे में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। देखिए, रेलवे का पूरा सिस्टम ब्लॉक सेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ब्लॉक सेक्शन मतलब पटरियों का एक तय हिस्सा? बिल्कुल। एक स्टेशन मास्टर तब तक किसी दूसरी ट्रेन को उस ब्लॉक सेक्शन में नहीं भेज सकता जब तक उसे यह 100% यकीन ना हो जाए कि पहली ट्रेन पूरी तरह से आगे निकल चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये सिर्फ पीछे चलने वाली ट्रेनों को चेतावनी देने के लिए नहीं है? नहीं, सड़क और पटरियों के विज्ञान में यही बड़ा अंतर है। ट्रेन में जो डिब्बे होते हैं वो कपलिंग से जुड़े होते हैं। अब सोचिए, अगर बीच रास्ते में कपलिंग टूट जाए और ट्रेन 2 हिस्सों में बंट जाए, जिसे हम ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। हाँ, ट्रेन पार्टिंग, तो आगे वाले हिस्से के लोको पायलट को शायद तुरंत पता भी ना चले। ऐसे में पीछे के डिब्बे तो अंधेरे में पटरियों पर ही छूट जाएंगे ना। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। बहुत खतरनाक। इसीलिए जब स्टेशन मास्टर या केबिन मैन ट्रेन के अंतिम हिस्से पर टेल लैंप या दिन के समय टेल बोर्ड देखता है, तो ये इस बात की तकनीकी पुष्टि होती है कि ट्रेन का कोई भी हिस्सा रास्ते में नहीं छूटा है। समझ गया। और जब पीछे सहायक इंजन लगा हो तो वो इंजन ही ट्रेन का आखिरी हिस्सा बन जाता है, इसलिए टेल लैंप उसी पर होना चाहिए। एकदम सही पकड़े आप। ये तो सिर्फ एक बत्ती नहीं बल्कि एक सुरक्षा प्रमाण पत्र है। खैर, इसी सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न 27 डिब्बों की बनावट पर बात करता है। हाँ, LHB कोच के बारे में। बिल्कुल। पूछा गया है कि LHB कोच में किस प्रकार का कपलर होता है। विकल्प हैं ए H प्रकार, B E प्रकार, C स्क्रू कपलिंग और D उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए H टाइप कपलर। H टाइप। तो ये पुराने वाले नीले डिब्बों से कैसे अलग हैं? देखिए, जो पुराने नीले रंग के ICF कोच होते थे ना, उनमें स्क्रू कपलिंग होती थी। दुर्घटना के समय अक्सर वो कपलिंग टूट जाती थी और डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे। हाँ, हमने पुरानी दुर्घटनाओं की तस्वीरों में देखा है ऐसा, जो कि बेहद जानलेवा होता था। लेकिन ये जो H टाइप कपलर है, ये एक टाइट लॉक सिस्टम है।
इसमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है। एंटी क्लाइंबिंग मतलब अगर टक्कर होती है तो ये कपलर डिब्बों को ऊपर उठने से रोक लेता है। एकदम सही। टक्कर के दौरान जो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, एच टाइप कपलर उस ऊर्जा को सीधी रेखा में बांट देता है। डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के बजाय अपनी जगह पर रहते हैं। और जो इम्पैक्ट होता है उसे कोच के क्रम्पल जोन सोख लेते हैं। क्या बात है, एक छोटा सा बदलाव और अनगिनत जानें बच गईं। बिल्कुल। अब मशीनें तो सुरक्षित हो गईं, लेकिन उन्हें चलाने वाले इंसान का क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। प्रश्न 28 इसी मानवीय पहलू पर है। सवाल है कि HOER यानी आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस के अनुसार रनिंग स्टाफ के लिए पीरियोडिक रेस्ट कितना होना चाहिए? और इसके विकल्प क्या दिए हैं? विकल्प हैं A 24 घंटे, B 30 घंटे, C 12 घंटे या D 48 घंटे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 30 घंटे। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। 24 घंटे या 48 घंटे तो समझ में आता है, एक पूरा दिन या 2 दिन। ये 30 घंटे का आंकड़ा काफी अजीब नहीं लगता? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये लॉजिक बहुत सोच समझकर तय किया गया है। मान लीजिए किसी लोको पायलट की ड्यूटी सुबह 6 बजे खत्म होती है। अगर उसे सिर्फ 24 घंटे का रेस्ट दिया जाए तो उसे अगले दिन सुबह 6 बजे फिर ड्यूटी पर आना होगा। मतलब उसे रात में ही जागकर तैयार होना पड़ेगा। हाँ, जिससे उसकी नींद का चक्र या जो सर्कैडियन रिदम है वो पूरी तरह टूट जाएगा। 30 घंटे का नियम यह सुनिश्चित करता है कि पायलट के शिफ्ट के समय में थोड़ा बदलाव आए। अच्छा, ताकि उसे कम से कम एक पूरी रात की अच्छी नींद मिल सके। बिल्कुल, ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह सतर्क रहे। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और तार्किक है। लेकिन क्या होता है जब पायलट पूरी नींद लेकर ड्यूटी पर आ जाए? उसने साइन ऑन भी कर लिया हो लेकिन ट्रेन ही लेट हो जाए। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। यही हमारा प्रश्न 29 है। जब लोको पायलट लॉबी में इंतजार कर रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? विकल्प हैं A स्पेयर ऑन ड्यूटी, B प्री डिपार्चर डिटेनमेंट यानी PDD, C साइट पर डिटेनमेंट या D विश्राम समय। इसे विकल्प बी कहा जाता है, प्री डिपार्चर डिटेनमेंट या PDD। तो क्या ये समय उसकी ड्यूटी में गिना जाता है? बिल्कुल, चूंकि लोको पायलट ने साइन ऑन कर लिया है, मतलब उसकी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। रेलवे में ये डेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर PDD का समय बहुत ज्यादा हो गया तो पायलट अपनी यात्रा पूरी करने से पहले ही ड्यूटी के अधिकतम घंटों की सीमा पार कर लेगा। एकदम सही। और थका हुआ पायलट सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। थकान के साथ साथ उम्र भी तो एक फैक्टर है। प्रश्न 30 पूछता है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोको पायलट के लिए PME यानी पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कितनी अवधि में होता है? विकल्प है इसके A 4 वर्ष, B 2 वर्ष, C हर वर्ष या D 6 माह। यहाँ सही विकल्प बी है, हर 2 वर्ष में। मतलब हर 2 साल में मेडिकल चेकअप। हाँ, क्योंकि 45 की उम्र के बाद दृष्टि में बदलाव आना या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें होना आम बात है। एक पायलट को सैकड़ों मीटर दूर से सिग्नल के रंग पहचानने होते हैं, इसलिए ये फिटनेस जांच बहुत जरूरी है। और शारीरिक फिटनेस के साथ साथ रास्तों का ज्ञान भी तो होना चाहिए। प्रश्न 31 के अनुसार यदि पायलट पहली बार किसी सेक्शन में कार्य कर रहा है तो कितने लर्निंग रोड यानी LR ट्रिप आवश्यक होते हैं? जिसमें एक रात का ट्रिप शामिल होना चाहिए, है ना? जी हाँ। इसके विकल्प हैं A 1 ट्रिप, B 2 ट्रिप, C 3 ट्रिप या D 6 ट्रिप। इसका सही जवाब है विकल्प C 3 ट्रिप। लेकिन आज के जमाने में जब GPS और इतनी एडवांस सिमुलेटर्स हैं, फिर भी 3 बार वास्तविक ट्रिप क्यों? क्या ये किसी नए रास्ते को रटने जैसा है? बिल्कुल रटने जैसा ही है। देखिए, कोई भी सिमुलेटर पटरियों पर असल ढलान, घुमाव और वहां के आसपास के सटीक फील नहीं दे सकता। वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस अलग ही होता है। पायलट को ये रटना होता है कि किस पेड़, किस पुल या कौन सी बिल्डिंग के बाद कौन सा सिग्नल आने वाला है। और रात के समय जब सब कुछ काला होता है तब तो सिर्फ हेडलाइट की रोशनी होती है। हाँ, सिर्फ उस रोशनी में रास्तों को पहचानने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए एक रात का ट्रिप अनिवार्य रखा गया है। इसी रास्ते की पहचान से जुड़ा है हमारा प्रश्न 32। यदि लोको पायलट को पटरियों के किनारे अंग्रेजी का C लिखा हुआ ट्रैक बोर्ड दिखे तो इसका क्या अर्थ है? इसके विकल्प क्या क्या है? विकल्प A सावधान, B आगे मोड़ है, C गति प्रतिबंध की शुरुआत या D एयर प्रेशर कट ऑफ। इसका उत्तर C है, गति प्रतिबंध की शुरुआत, जिसे कमेंसमेंट ऑफ अ स्पीड रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। मतलब यहीं से स्पीड कम करनी है। हाँ, जब पटरियों पर कोई इंजीनियरिंग का काम चल रहा होता है
तो उससे कुछ दूरी पहले पायलट को चेतावनी दी जाती है, लेकिन जैसे ही ये सी बोर्ड आता है, इसका मतलब है कि ठीक इसी बिंदु से वो कम गति वाली सीमा लागू हो गई है। तो ट्रेन की रफ्तार इस बोर्ड को पार करते समय ही तय की गई कम गति पर आ जानी चाहिए। एकदम सही। चलिए अब हम नियमों से आगे बढ़ते हैं और चर्चा के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये रेलवे के अपने खास तकनीकी शब्दों और एक्रोनिम्स की दुनिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। बिल्कुल। प्रश्न 33 में पूछा गया है कि AIHEC का पूर्ण रूप क्या है। विकल्प है ए ऑल इंडिया इंजन आवर कॉस्ट, बी ऑल इंडिया इलेक्ट्रिकल हैंडलिंग चार्ज, सी ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड इंजन हेल्थ चेक, या डी ऑल इंडिया एनर्जी हैंडलिंग कॉस्ट। यहाँ सही विकल्प ए है, ऑल इंडिया इंजन आर कॉस्ट। इंजन आर कॉस्ट, तो क्या ये खर्च से जुड़ा है? हाँ, एक लोकोमोटिव को 1 घंटे तक चलाने में कितना खर्च आता है, ये आंकड़ा रेलवे के अर्थशास्त्र का आधार है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें ईंधन, रखरखाव, कर्मचारियों का वेतन और इंजन का जो मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन होता है, वो सब कुछ शामिल होता है। इसी कॉस्ट के आधार पर रेलवे अपना माल ढुलाई का किराया तय करता है। माल ढुलाई की बात आई है तो प्रश्न 34 बहुत ही आधुनिक तकनीक से जुड़ा है। FOIS का पूर्ण रूप क्या है? इसके विकल्प ए फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी फ्रेट ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सिस्टम, सी फाइनेंशियल ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, या डी फ्रेट ऑपरेशनल इंस्पेक्शन सिस्टम। इसका सही उत्तर ए है, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये मालगाड़ियों के लिए है। जी, पुराने समय में आपको पता है मालगाड़ियों के डिब्बे कई दिनों तक यार्ड में खड़े रहते थे और किसी को पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ है। हाँ, ट्रैकिंग का कोई सिस्टम ही नहीं था। लेकिन FOIS ने इस पूरे सिस्टम को डिजिटल कर दिया। अब रेलवे का मैनेजमेंट रियल टाइम में देख सकता है कि कौन सी मालगाड़ी कहाँ है, उसमें क्या माल है और वो कब पहुंचेगी। ये तो सच में भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति में से एक है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो रेलवे के हर ढांचे को तय करता है। प्रश्न 35, IRSOD का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प बताइए। विकल्प ए इंडियन रेलवे सिस्टम ऑफ डिजाइन, बी इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस, सी इंडियन रेल स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट, या डी इंडियन रेलवे सेफ्टी ऑफ डिजाइन। सही जवाब है विकल्प बी, इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस। सुनने वालों को यह बताना दिलचस्प होगा कि इसे रेलवे की बाइबल क्यों कहा जाता है। हाँ, क्योंकि एक बहुत ही सख्त मानक तय करता है। ये तय करता है कि ट्रेन का कोई भी हिस्सा पटरियों के केंद्र से कितना चौड़ा या कितना ऊंचा हो सकता है, जिसे हम काइनेमैटिक एनवलप कहते हैं। तो सोचिए क्या होगा, वो प्लेटफॉर्म से टकरा सकता है या किसी सुरंग में फंस सकता है। ओहो, ये तो सच में मिलीमीटर की सटीकता वाली बात हो गई। बिल्कुल, इंजीनियरिंग में कोई चांस नहीं ले सकते। सही कहा। अब हमारे तीसरे सेक्शन पर आते हैं, इलेक्ट्रिकल, डीजल संचालन और शेड प्रबंधन। ये हिस्सा पूरी तरह से कोर इंजीनियरिंग का है। हाँ, ये बहुत ही रोचक होने वाला है। प्रश्न 36 बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है। OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट में 2 अलग अलग फेज की सप्लाई को कौन अलग करता है? विकल्प क्या दिए हैं इसमें? ए न्यूट्रल सेक्शन, बी सेक्शन इंसुलेटर, सी आइसोलेटर, या डी इंसुलेटर। मजे की बात यह है कि ये चारों ही शब्द बिजली को रोकने से जुड़े हैं। हाँ, यही तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन सही उत्तर ए है, न्यूट्रल सेक्शन। तो न्यूट्रल सेक्शन बाकी इंसुलेटर से अलग कैसे है? देखिए, बाकी उपकरण बिजली को किसी खास हिस्से से काटने के काम आते हैं, मेंटेनेंस के लिए, लेकिन न्यूट्रल सेक्शन की भूमिका अलग है। जो तार ट्रेन के ऊपर होते हैं, उनमें हर 40-50 किलोमीटर पर बिजली का ग्रिड बदलता है। अच्छा, तो अलग अलग पावर स्टेशन से सप्लाई आती है। हाँ, और अगर अलग अलग ग्रिड के 2 अलग फेज आपस में मिल जाएं, तो इतना भयानक शॉर्ट सर्किट होगा कि तार ही पिघल जाएंगे। बाप रे। इसलिए उनके बीच तार का एक ऐसा हिस्सा लगाया जाता है जिसमें कोई करंट नहीं होता। यही न्यूट्रल सेक्शन है। तो जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो क्या इंजन बंद हो जाता है? इंजन की पावर कट हो जाती है। लोको पायलट को अपनी ट्रेन की रफ्तार इतनी रखनी होती है कि इंजन अपने मोमेंटम या जड़त्व के सहारे उस बिना बिजली वाले हिस्से को आसानी से पार कर ले। क्या बात है, ये तो एक बहुत ही स्मार्ट समाधान है। इंजीनियरिंग का कमाल है। बिल्कुल। अब डीजल इंजनों की इंजीनियरिंग भी कम हैरान करने वाली नहीं है। प्रश्न 37 में पूछा गया है कि एसी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इंजन को क्रैंक किसके द्वारा किया जाता है? क्रैंक करना मतलब स्टार्ट करना। हाँ, विकल्प है ए मेन जनरेटर,
बी ऑक्सिलरी एवं एक्साइटर जनरेटर, सी ऑक्सिलरी जनरेटर या डी एक्साइटर जनरेटर? इसका उत्तर विकल्प बी है, यानी ऑक्सिलरी और एक्साइटर जनरेटर दोनों मिलकर। कार में तो एक छोटा सा स्टार्टर मोटर होता है जो इंजन चालू कर देता है, यहाँ इतने बड़े जनरेटर की क्या जरूरत है? अरे, एक भारी भरकम डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़े शुरुआती टॉर्क की जरूरत होती है। कार वाला छोटा मोटर वहां कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसलिए बैटरी की पावर इन जनरेटर्स में भेजी जाती है। ये जनरेटर्स कुछ समय के लिए मोटर की तरह काम करते हैं और उस विशाल क्रैंकशाफ्ट को घुमाकर इंजन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। अब डीजल इंजन है तो ईंधन भी तो चाहिए। प्रश्न 38 इसी के प्रबंधन पर है। हाँ, फ्यूल मैनेजमेंट। RATT द्वारा HSD यानी हाई स्पीड डीजल ऑयल की आपूर्ति के मामले में क्या जानकारी देनी होती है? विकल्प बताइए। विकल्प ए RATT नंबर एवं क्षमता, बी लोड की गई मात्रा लीटर में और लोडिंग के समय तापमान, सी घनत्व एवं लोडिंग की तिथि व समय, या डी उपरोक्त सभी? इसका सही विकल्प डी है, यानी ये सारी जानकारी देनी होती है। लेकिन इसमें तापमान और घनत्व यानी डेंसिटी जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि तरल पदार्थ गर्मी पाकर फैलते हैं। अगर बहुत तेज गर्मी में 1000 लीटर डीजल नापा जाए तो उसका घनत्व कम होगा। मतलब देखने में तो वो 1000 लीटर लगेगा पर उसमें ऊर्जा कम होगी। एकदम सही। इसलिए रेलवे सिर्फ आयतन या वॉल्यूम नहीं खरीदता, वो असल में ऊर्जा खरीदता है और इसका सटीक अनुमान तापमान और घनत्व से ही लगाया जा सकता है। ये बिल्कुल एविएशन फ्यूल चेक करने जितना ही सख्त नियम है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। शेड के प्रबंधन से जुड़े 2 और सवाल हैं इस सेक्शन में। प्रश्न 39, पावर प्लान तैयार करते समय सेक्शन वाइज बेयर रिक्वायरमेंट पिछले कितने महीनों के औसत उपयोग के आधार पर निकाला जाता है? विकल्प क्या है? ए 12 महीने, बी 3 महीने, सी 6 महीने या डी 24 महीने? इसका उत्तर सी है, 6 महीने। 6 महीने ही क्यों? क्योंकि ये समय सीमा मौसम और व्यापारिक चक्रों के जो उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें संतुलित कर देती है। इससे ये अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि आगे कितने इंजनों की जरूरत होगी। समझ गया। और इसी जरूरत से जुड़ा है प्रश्न 40, आउटेज वाला सवाल। हाँ, शेड के लोगों का वो भाग जो माल गाड़ियों को खींचने के लिए ट्रैफिक को उपलब्ध कराया जाता है क्या कहलाता है? विकल्प ए पावर प्लान, बी बेयर रिक्वायरमेंट, सी आउटेज या डी यूटिलाइजेशन? इसे विकल्प सी यानी आउटेज कहा जाता है। तो आउटेज का मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? मान लीजिए एक शेड में 100 इंजन है, तो ये जरूरी तो नहीं कि 100 के 100 पटरियों पर काम कर रहे हो। कुछ नियमित रख रखाव में होंगे, कुछ में कोई बड़ी खराबी होगी। हाँ, कुछ तो शेड में ही खड़े होंगे। बिल्कुल। तो जो इंजन पूरी तरह फिट हैं और वास्तव में काम कर रहे हैं, उस संख्या को आउटेज कहते हैं। मतलब रेलवे की असली कमाई इसी आउटेज पर निर्भर करती है। एकदम 100%। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जो कि सुरक्षा और मॉक ड्रिल के बारे में है। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। हाँ, हमारी बातचीत की शुरुआत में हमने 400 मीटर वाले जिस एवर्टेड कोलिजन का जिक्र किया था, वो प्रश्न 41 ही है। हाँ, सवाल था कि स्टेशन सीमा के बाहर 2 ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी हो जिसे टली हुई टक्कर नहीं माना जाएगा। और विकल्प थे ए 200 मीटर, बी 400 मीटर, सी 100 मीटर या डी 300 मीटर। और हमने पहले ही जाना कि उत्तर बी है 400 मीटर। हाँ, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक भारी भरकम मालगाड़ी को रोकने में असल में क्या भौतिकी काम करती है? देखिए, जब हजारों टन वजन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कल्पना से परे होती है। मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। जब पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो पहियों और पटरियों के बीच घर्षण पैदा होता है, लेकिन पटरियां भी लोहे की हैं और पहिए भी लोहे के। हाँ, सड़क पर रबर और डामर की तरह यहाँ ग्रिप तो मिलती नहीं है। बिल्कुल नहीं। ट्रेन ब्रेक लगने के बाद भी फिसलते हुए कई 100 मीटर आगे तक जाती है। ओहो। इसलिए 400 मीटर के इस बफर जोन को जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा माना जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। और जब कोई दुर्घटना हो ही जाए तो बचाव टीम को तैयार रहना होता है। ART टीम। हाँ, प्रश्न 42 इसी पर है। ART यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए मॉक ड्रिल कितने महीनों में एक बार आयोजित की जानी चाहिए? विकल्प ए 1 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष या डी 3 माह?
सही जवाब है डी, 3 माह। हर 3 महीने में ड्रिल। हाँ, क्योंकि किसी भी आपदा में सोचने का समय नहीं होता। शरीर को मसल मेमोरी के आधार पर काम करना होता है। सही बात है। हर 3 महीने में ड्रिल करने से बचाव दल के उपकरणों और उनके रिएक्शन टाइम की धार एकदम तेज रहती है। बहुत जरूरी है ये। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और सबसे एडवांस सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। 3 फेज लोकोमोटिव की ट्रबल शूटिंग। बिल्कुल, ये आधुनिक इंजन तो मूल रूप से पटरियों पर दौड़ते हुए भारी भरकम कंप्यूटर ही हैं। हाँ, पूरी तरह से माइक्रो प्रोसेसर पर चलते हैं। तो प्रश्न 43 है, 3 फेज लोको में BPFA का जलना और LSFI का फ्लिकर होना किस प्रकार की फॉल्ट को दर्शाता है? विकल्प ए, सब सिस्टम का आइसोलेशन, बी प्रायोरिटी 2, सी प्रायोरिटी 1 या डी एक साथ प्रायोरिटी 1 और 2। ये विकल्प सी प्रायोरिटी 1 फॉल्ट को दर्शाता है। ये प्रायोरिटी 1 क्या होता है? 3 फेज लोको के कंप्यूटर ने खराबियों को उनके खतरे के हिसाब से बांट रखा है। प्रायोरिटी 1 का मतलब है कि इंजन की किसी मुख्य प्रणाली में गंभीर समस्या है। मतलब इस पर लोको पायलट को तुरंत ध्यान देना ही होगा। हर हाल में, अन्यथा सुरक्षा को खतरा हो सकता है और ट्रेन बीच रास्ते में खड़ी हो सकती है। लेकिन स्क्रीन पर हमेशा फॉल्ट ही तो नहीं दिखते होंगे। प्रश्न 44 पूछता है कि स्टेटस कोड 00 का क्या अर्थ है? ये तो हर लोको पायलट का फेवरेट कोड है। अच्छा। हाँ। विकल्प हैं ए, लोको में मेजर फॉल्ट, बी, कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है, सी, माइनर फॉल्ट या डी, कोई फॉल्ट नहीं और कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं। इसका उत्तर डी है, कोई फॉल्ट नहीं और कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं। मतलब सब कुछ परफेक्ट है? हाँ, जब माइक्रो प्रोसेसर लोकोमोटिव के हर एक सेंसर को चेक कर लेता है और सब कुछ एकदम सही मिलता है, तब स्क्रीन पर ये जादुई 00 दिखता है। ये बताता है कि मशीन पूरी तरह से स्वस्थ है। पर जब कोई अर्थ फॉल्ट होता है तो सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है? बिल्कुल। प्रश्न 45 MPH मोटर में अर्थ फॉल्ट होने पर डीजे यानी मेन सर्किट ब्रेकर किस रिले के माध्यम से ट्रिप होता है? विकल्प हैं ए, QLA, बी, QOP1, सी, QOA या डी, QRSI। इसका सही उत्तर सी है, QOA। ये QOA रिले कैसे काम करती है? यहाँ राजू कुमार सर के स्रोत से जो तकनीकी बारीकी मिलती है उसे समझना जरूरी है। QOA एक टारगेट टाइप सेफ्टी रिले है जो खास तौर पर ऑक्सिलरी पावर सर्किट के लिए डिजाइन की गई है। अच्छा। जैसे ही करंट अपने तय रास्ते से भटककर किसी उपकरण की बॉडी में लीक होता है, जिसे हम अर्थ फॉल्ट कहते हैं, ये रिले तुरंत एनर्जाइज होकर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को खोल देती है, जिससे पावर कट हो जाता है और आग लगने से बच जाती है। बिल्कुल। वहीं जो विकल्प डी में QRSI दिया है वो ट्रैक्शन पावर सर्किट का ओवर करंट रिले है। दोनों का काम अलग है। ये तो माइक्रो सेकंड्स में काम करने वाली इंजीनियरिंग है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स भी बेहद अहम है। हाँ, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। प्रश्न 46, 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर के इनपुट MCB का नंबर क्या है और ये कहाँ स्थित है? विकल्प बताइए। विकल्प ए 100 HB1 BUR2, बी 100 HB2 BUR2, सी 112.1 SB2 SR2 या डी 112 SB1 SR1। सही जवाब बी है, MCB नंबर 100 जो HB2 कैबिनेट में या BUR2 के ऊपर स्थित होता है। और इसका आउटपुट MCB कहाँ होता है? हमारी स्रोत से ये भी पता चलता है कि इसका आउटपुट MCB 110 है जो SB2 पैनल में होता है। बाप रे, इतने सारे पैनल और नंबर। पायलट को ये पूरी भूल भुलैया रटी होनी चाहिए ताकि खराबी आने पर वो बिना समय गवाए सीधे उसी पैनल तक पहुंच सके। और प्रश्न है, यदि अर्थ फॉल्ट मैसेज के साथ 47.1/1 और 47.1/2 ट्रिप हो जाए तो किस ऑक्सिलरी कन्वर्टर को आइसोलेट करना चाहिए? विकल्प ए BUR1, बी BUR3, सी BUR1, माफ कीजिएगा, सी में फिर से BUR1 है या डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी है, BUR3। तो इसे आइसोलेट करने का क्या फायदा है? यही 3 फेज लोको की खूबसूरती है। ये मॉड्यूलर डिजाइन पर आधारित है।
अगर BR3 फॉल्ट कर रहा है तो कंप्यूटर सिस्टम के जरिए पायलट उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से बाकी सिस्टम से अलग कर सकता है। मतलब पूरी ट्रेन ठप नहीं होगी? हाँ, बाकी कन्वर्टर्स की मदद से ट्रेन अपनी यात्रा जारी रख सकती है। शानदार। और इन कन्वर्टर्स और सिग्नल्स पर नजर कौन रखता है? प्रश्न 48 है। यदि BR अर्थ फॉल्ट रिले मॉनिटर नहीं हो रही है और VCD के बजर को इनपुट सिग्नल नहीं मिल रहा है तो कौन सा प्रोसेसर फेल हो सकता है? विकल्प क्या है इसके? A HBB1, B HBB2, C STB2 या D STB1। यहाँ सही विकल्प सी है, STB2। ये STB2 इतना खास क्यों है? STB2 लोकोमोटिव के नेटवर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेसर है। अगर ये फेल हो जाता है तो अलार्म बजने और सेंसर द्वारा उसे महसूस करने के बीच का जो डिजिटल संवाद है वो टूट जाता है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। अब हम आज की चर्चा के अंतिम और सुरक्षा के लिहाज से सबसे सख्त नियम पर आते हैं। VCD वाला सवाल? बिल्कुल। प्रश्न 50। VCD यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस की पेनल्टी रिसेट करने के लिए ट्रेन की गति कितनी होनी चाहिए? इसके विकल्प क्या क्या दिए हैं? A 5 किलोमीटर प्रति घंटा, B 10 किलोमीटर प्रति घंटा, C 0 किलोमीटर प्रति घंटा या D 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका उत्तर C है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं चाहूंगा कि सुनने वालों के लिए आप इस VCD पेनल्टी के काम करने के तरीके को जरा समझाएं। देखिए, VCD सिस्टम लगातार लोको पायलट की हरकतों की निगरानी करता है। अगर 60 सेकंड तक पायलट ने न हॉर्न बजाया, न ब्रेक लगाया और न ही एक्सेलरेटर छेड़ा तो सिस्टम को क्या लगता है? सिस्टम को लगता है कि पायलट बेहोश हो गया है या सो गया है। वो पहले अलार्म बजाता है, फिर भी कोई रिस्पांस न मिलने पर वो खुद ही ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। इसे ही पेनल्टी कहते हैं। ये तो सुरक्षा का सबसे आखिरी और सबसे मजबूत घेरा है। बिल्कुल। और एक बार सिस्टम ने ब्रेक लगा दिए तो आप उसे चलती ट्रेन में रीसेट करके ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। ट्रेन को हर हाल में पूरी तरह रुकना होगा, यानी गति शून्य लानी होगी। हाँ, तभी सिस्टम दोबारा नियंत्रण लोको पायलट को सौंपेगा। कमाल है। आप रेलवे की इस अद्भुत दुनिया को और करीब से जानना चाहते हैं, इन तकनीकी सवालों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो YouTube पर लोको स्टडी बाय राजू कुमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, वहां आपको ऐसी अनगिनत, विस्तृत और प्रामाणिक जानकारियां मिलेंगी जो आपकी रेलवे की समझ को एकदम नए स्तर पर ले जाएंगी। बिल्कुल।